तो जो हमारी इकोलॉजी की जो सीरीज़ है 300 MCQ वाली, उसी में कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 है, जिसमें ये 31st क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फूड चेन इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सोलर रेडिएशन। तो वैसे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग होना चाहिए, लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया है वो ए और सी, मीन्स कि इसको और इसको, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस दोनों को इंक्लूड किया। कैसे किया है पता नहीं क्यों किया है, लेकिन रियल आंसर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग है। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फॉर द रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या वो केमिकल है, क्या वो बायोजियोकेमिकल है, जियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। तो पूछा है कि रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम, वो ये है बायोजियोकेमिकल। तो होता क्या है कि जो बायोजियोकेमिकल है, इसमें ये हो जाता है कि मेनली ये रेफर करते हैं जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट का दूसरे एलिमेंट्स का बिटवीन, कहाँ पे, जो बायोटिक है और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इकोसिस्टम का, तो वो हो जाता है, क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स है, क्या वो बायोमास है, या फिर सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई स्पीशीज selected to represent an environmental cause and symbol for a defined habitat, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़। और अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होता है? तो ये एक टाइप ऑफ सर्टन स्पीशीज़ है दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर मेकिंग कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजंस। मीन्स कि जब कभी भी किसी स्पीशीज़ को कंजर्व करना होता है तो उससे रिलेटेड में ये आ जाता है। की स्टोन सबको पता है, पहले भी हमने किया है कि कैसे ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनका हाई इम्पैक्ट होता है जहाँ ये रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या है? ये इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या है? तो ये मतलब कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है मतलब जिसका जो प्रेजेंस या एब्सेंस है, या फिर वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को। द फूड चेन विच बिगिंस विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये है प्राइमरी फूड चेन, एडाफिक फूड चेन, डेट्रिटस, या फिर ग्रेजिंग। पूछा है कि डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये हो जाता है डेट्रिटस फूड चेन। और ये जो GFC है, DFC है, कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजिंग, वेट, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें आता है कि जैसे कंज्यूमर्स हैं, ये कंज्यूमर स्टार्ट विद द फूड चेन, फिर उसके बाद यूटिलाइज करते हैं, जैसे प्लांट है उनका अपना ये फूड होता है। डेट्रिटस में क्या आ जाता है? DFC, डेट्रिटस फूड चेन। इसमें ये हो जाता है कि ये स्टार्ट होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, फिर जैसे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद जैसे प्लांट बॉडीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये आगे जाके जैसे डेट्रिटिवोर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, फिर दूसरे प्रेडेटर्स तक, ये सारी चीज़ें हम पूछता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, उनको हम बोलेंगे डेट्रिटिवोर्स। ये एक फैक्चुअल है, डेफिनेशन है, तो ये PYQ भी है। क्या डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं? तो डेट्रिटिवोर्स ये होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो हैं डेट्रिटिवोर्स। हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम? तो सर AG ट्रांसली। और इसी में अगर हम देखें, और 1935 में आर्थर जॉर्ज ट्रांसली। ओडम नाम सुना होगा आपने, ओडम। ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जो कि इकोसिस्टम इकोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो इनकी एक बुक है, कई बार बुक वगैरह बहुत पूछता है, जैसे डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, वो पूछता है कि कब पब्लिश हुआ था, तो 1859 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे ये है कि ये जो बुक है, ओडम की बुक का नाम क्या है? तो ओडम जो है, इनकी बुक की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी इनकी बुक का नाम है। और एक क्लीमेंट करके थे,
क्लीमेंट नाम था, वो एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था, पायोनियर मीन्स कि उन्होंने स्टार्ट किया था प्लांट इकोलॉजी। इसका पूरा जो आगे जाके डिटेल में पढ़ाई हम करते हैं तो उसका बेसिक फाउंडेशन रखने वाले क्लीमेंट थे। अर्नस्ट हैकल नाम सुना होगा, अर्नस्ट हैकल ये क्या थे? इन्होंने डिस्कवर किया था कि अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़, और इन्होंने क्वाइन किया था की टर्म्स को, जैसे कि इकोलॉजी है और ऑन्टोजेनी है, फाइलोजेनी है, और ये काफ़ी जाने माने हैं। इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस अगर कुछ है इनका तो ये है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी बाय अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज वो इनमें से क्या है? तो देखने से ही लग रहा है कि ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, और फैमिली क्या हो सकता है? तो ये है, फैमिली कई बार पूछता है, OTDD, ए तो रहेगा लास्ट में, OTIDIDAE, 2-3 बार रीड कर लोगे तो याद रहेगा। और जो चीज़ें मतलब कहाँ पे ये प्रोटेक्टेड होता है, कौन सा एक्ट है, कई बार जो एक्ट है उसका नाम या फिर उसका वो पूछ लेता है, डेट मीन्स ईयर कौन सा था, WPA। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये जो 1972 है इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लो क्योंकि PYQ है। नेक्स्ट आ जाता है कि और भी अलग अलग, जैसे हम उसी में देख लें कि कौन कौन से ऐसे हैं जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मीन्स वो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। उसमें आ जाता है हमारा अफ्रीकन एलिफेंट, वल्चर आएगा ही आएगा, सबको पता है। फिर ब्लैक बक भी आता है इसमें, ब्लैक बक BUCK। फिर आ जाता है इंडियन चीता और क्रॉप कोको, सुआ और बार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो क्या हो सकता है? क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या वो डिकम्पोजर्स हैं, क्या वो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं? तो वो हो जाता है डिकम्पोजर्स। एक फूड चेन में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं। फूड चेन होता है क्या, सबको पता है कि लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे उनके न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी ट्रांसफर होते हैं वन टू दी अदर फॉर्म। ठीक, और ये तभी आता है जब एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म खा लेता है। डिकम्पोजर्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर्स पे, सबको पता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वही ऑटोट्रोप्स होते हैं, और कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोप्स होते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो टर्म इकोलॉजी, अभी हमने देखा था कि इकोसिस्टम किसने कॉइन किया था टर्म को, अब हम देख लेते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में आए तो देखे तो इसमें आ जाता है हैकल। टर्म इकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्नस्ट हैकल। और अर्नस्ट हैकल कई बार कौन जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हैकल के बारे में बोलूँ तो ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे और यूजेनिस्ट थे और यूजेनिसिस्ट थे, फिलोसोफर थे, फिजिशियन थे, प्रोफेसर थे, मरीन बायोलॉजिस्ट थे, आर्टिस्ट भी थे। तो ये चार्ल्स डार्विन के फॉलोअर भी थे। और इन्होंने ये एक टर्म यूज़ किया था इकोलॉजी, OEKOLOGI, इकोलॉजी। मतलब ये वो इंग्लिश वाला टाइप का नहीं है, अभी से जर्मन थे, उस तरीके से लिखा है। तो जिसका मतलब होता है कि द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। और वर्ड कहाँ से आता है? ग्रीक ओइकोस, OIKOS, ग्रीक वर्ड है ओइकोस। अगर आप PYQs देखोगे तो वहाँ पे कई बार पूछता है कि जैसे लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, तो यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड है और यहाँ पे इसका मतलब होता है अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह, अ प्लेस टू लिव, ओइकोस। ठीक, और इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करता है कि इंटर रिलेशनशिप अमंग्स दी ऑर्गेनिजम्स और इंटरैक्शन, कहाँ पे इंटरैक्शन किसके बीच होगा? बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच में, वो हो जाता है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ करेक्ट। तो अगर ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि ग्रास हॉपर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, और ये है ग्रास
ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। अच्छा, ये थोड़ा सा पहला ध्यान से देखो, घास ने ग्रास हॉपर को खा लिया, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? मतलब बात है। तो इसको हम पढ़ते से ही हंस सकते हैं, हंस के उसके बाद फिर सेकंड वाले पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि सी और डी ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम रीड करेंगे। ग्रास है, ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर ने इसको खाया, फ्रॉग ने इसको खाया, स्नेक ने इसको, और ईगल ने स्नेक को। तो हमारा ये वाला चेन, सेकंड वाला, ज़्यादा बेटर है। तो जब भी हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि पहली बात तो ABCD लिखा रहेगा, तो सबकी रीडिंग लगानी है। जब चारों अच्छे से पढ़ लेंगे और ऊपर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो वहाँ पे विच इज़ नॉट वाले वर्ड को पहले अंडरलाइन कर लेना है। उससे होता क्या है कि हमें समझ आता है कि हमें कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर हम रीड करें तो बेटर रहेगा, और उसमें भी पूरा अगर रीड करना है तो सही रहता है। फिर हम आ सकते हैं कि हाँ A सही है, B सही है, ये चीज़ है। ना तो ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में दिक्कत होने लगता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है। एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम नीच पहले ही बोला था कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, इकोटोन बोलेंगे। तो इकोटोन जो होता है वो एक ट्रांजिशन एरिया है, जैसे कि लेट्स से ये है और ये है, ठीक, तो ये है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये लेट्स से लैंड इकोसिस्टम है और ये एक्वाटिक इको मीन्स की पानी वाला एरिया है, ये है ट्रांजिशन, विच इज़ करेक्टली मैच्ड। रीड करते हैं, देखो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड तो बोला है, इसको कट कर दो, रेड शीट। वल्नरेबल है तो अंबर शीट, रेयर है तो वाइट शीट्स, और आउट ऑफ डेंजर है तो ग्रीन शीट्स। तो बोला है कि इसमें से कौन सा सही है। देखो सबके सब सही हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, और यहाँ पे लिखा होता कि मतलब 5 नन, इसमें सब सही है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते कि ऑल ऑफ द अबव, लेट्स से 5th, तो विच इज़ करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। इसको आप अपने कॉपी में कॉलम बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल्दी बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, PYQ है तो इम्पॉर्टेंट है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? देखो, क्या वो फॉरेस्ट है, मरीन है, पॉन्ड है, या ग्रासलैंड है? तो पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट के बारे में, तो वो है मरीन। और परमानेंट भी अगर ये पूछता है ना, लार्जेस्ट एंड परमानेंट अगर लिखा होता तब भी मरीन होता। तो इकोसिस्टम क्या है? ये एक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स और वेदर, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें इकट्ठे रहते हैं, और इनका एक बबल ऑफ, एक फॉर्म करते हैं बबल ऑफ लाइफ। और इकोसिस्टम कंटेन करता है बायोटिक, एबायोटिक, ये आप क्लास 9, 6, 7 कब से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो अगर आपको याद हो, पिछले वाले लेक्चर में मैंने देखा था कि कैसे हम लिखेंगे P, S, C और TC, मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। फिर हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो हमें बेटर समझ आता है। तो बोला है कि इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, PC पूछा है, तो देख लेते हैं। तो क्या है वो, यहाँ पे आ जाता है ऐसे ग्रासेस वगैरह, तो ऑब्वियसली इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वो हर्बीओर्स आएंगे, हर्बीओर्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हर्बीओर्स, ठीक। असर्शन और अच्छा, ये हर्बीओर्स में क्या क्या आता है? जैसे गोट है, ग्रास हॉपर है, रैबिट है, डियर है, एट्सेट्रा, ठीक। असर्शन पढ़ते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड वेरी वेरी फास्ट। हाँ सही है। अभी अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो आपने देखा हो कैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो उन्होंने डेटा दिखाया है, कैसे दिखाया है कि फॉरेस्ट जो है ना वो दिखाए हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में फॉरेस्ट का लेवल, अगर आप फॉरेस्ट का रिपोर्ट पढ़ोगे आप, कि जो रिसेंटली आया है 2 साल की रिपोर्ट आप देख सकते हो, या फिर इसी साल का 2022 में जो रिपोर्ट आया था उसका आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा, जो पिछले साल का है, इस साल पब्लिश हुआ है, उसमें आप देखोगे तो उसमें साफ साफ दिखाया कैसे फॉरेस्ट लेवल इंक्रीज़ हुआ है। जबकि एक्चुअल में जो रियल फिगर है वो ये है कि ट्रीज़ लगा दिए हैं फॉरेस्ट को एलिमिनेट करके। तो ट्रीज़ और फॉरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जब गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि
चीज़ों को मतलब मिक्स कर दिया है। तो ये बोला है कि जो हमने ट्रीज़ लगाए हैं इक्वल्स टू फॉरेस्ट, लेकिन जो इकोलॉजिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो इसी बात को लेके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज वाला मैटर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्या बोला चाह रहा है। तो न्यूज़ नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नज़र रखना चाहिए, स्पेशली अगर चीज़ें बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड हैं तो। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि 5 जून है, 11 जुलाई है, ये सब क्या है। तो अभी तक तो सिर्फ डेट पूछते हैं, जैसे ये है पॉपुलेशन डे, ये है एनवायरनमेंट डे, कई बार ये अर्थ डे पूछते हैं ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि चलो बताओ थीम क्या है। तो जो ईयरली थीम आता है उसको हमें कॉपी में नोट करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो बेटर रहता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे पता है क्या चल रहा है आसपास। ये चीज़ें जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, लेकिन हम अभी 6th एक्सटिंक्शन के वर्ष पे हैं। अच्छा, इस बार का जो असली वजह क्या है, पहले तो नेचुरल था, इस बार जो है वो एंथ्रोपोजेनिक वजह है। एंथ्रोपोजेनिक वजह मीन्स ह्यूमन की वजह से है। ये जो डेवलपमेंट सब चिल्लाते रहते हैं ना, सो कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो तो ठीक है कि हाँ भाई, वरना ये वही डेवलपमेंट है। अगर आपको एक ह्यूमरस वे में समझाऊँ तो जैसे लेट्स से ये एक ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, इसके ऊपर सनक सवार हो, मुझे डेवलपमेंट चाहिए ना। इसने क्या किया, इसने कहा कि फैक्ट्री 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 फैक्ट्री, जितने ट्रीज़ हैं कट करो कट करो। तो जब सब कट करके बैठ गए और उसके बाद बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या ये ज़िंदा रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? ऑक्सीजन वो कहाँ से आएगा? हाँ, डेवलपमेंट से। ये चीज़ है। तो इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आप सेकंड स्टेटमेंट रीड कर रहे हो तो ध्यान से आप देखोगे, ये है कमर्शियल इंटरेस्ट्स आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सोलिली तो है ही, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से। तो अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े हो तो आपको पता होगा, बाकी तो ठीक है। तो ये हो जाता है, ए सही है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो अगर आप असर्शन और जो रीज़न वाले क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखोगे तो क्या ये फिर यहाँ पे आगे ऐसे लगा देना बिकॉज। तो अगर आंसर आए हाँ तब तो ठीक, और अगर ना तब तो ठीक नहीं है। क्यों? तो बोला है कि सभी एफर्ट्स के बावजूद हमारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट मीन्स ख़राब होते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। हाँ सही है। तो बिकॉज, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट्स, यही चीज़ें हैं कि पेड़ वेड़ जंगल वंगल काट के डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर, दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन ऑक्युपाइड बाय, इसका क्या होगा? तो अल्टीमेट क्या होता है? तो वो होता है ये तीनों होने से रहे, ऑब्वियसली कार्नियोर्स। तो अल्टीमेट ट्रॉफिक लेवल किसी भी फूड चेन में वो कार्नियोर्स ही जाके ऑक्युपाई करते हैं। कार्नियोर्स जो ऑक्युपाई करते हैं लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स, लास्ट। और डिकम्पोजर्स नॉट ऑक्युपाइज एनी ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स। कंज्यूमर्स जो है वो ये सेकंड, क्या हमने देखा था, पीपी था, फिर उसके ऊपर पीसी, फिर एससी, फिर टीसी था। प्रोड्यूसर्स सबको पता है, प्रोड्यूसर्स तो प्लांट होते हैं। इट इज़ अ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज्ड फूड, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? देखो, कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू माइग्रेट इन एंड आउट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ कर्व्स ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या सही होगा? तो ये है बायोटिक पोटेंशियल। तो जो डार्विन का, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हो जाता है बायोटिक पोटेंशियल, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है इसके बारे में डार्विन भी बात कर रहे थे कि वो इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ के लिए। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिबिटेड बाय, शोन बाय। तो इसमें हो जाएगा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर तीनों आएगा। इडाफिक फैक्टर किससे रिलेटेड है? तो
सिर्फ और सिर्फ ये है, सॉइल से रिलेटेड है। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज़ ऑलवेज, कैसे होता है? तो क्या वो साइक्लिक है, क्या वो नॉन साइक्लिक है, क्या वो सेमी साइक्लिक है? तो ये है नॉन साइक्लिक। फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल, PYQ है डायरेक्शनल वाला, यूनी वन साइडेड। एनर्जी जो है वो एंटर करते हैं प्लांट्स में, फिर उसके बाद सन से लेट से ये सन है, बना के देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक। यहाँ से आएगा प्लांट में और फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के थ्रू ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड, फिर एनर्जी जो है यहाँ से पास ऑन होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फिर यहाँ से 1 2 3 4 आप कर सकते हो। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम एक यूनिडायरेक्शनल है, जिसका मतलब है नॉन साइक्लिक है। जैसे लेट से ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये है ग्रास हॉपर, ये है यहाँ से जाएगा, ये सन से आया प्लांट, प्लांट से ऊपर गया ग्रास हॉपर, यहाँ से फिर फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक और स्नेक से हॉक या वल्चर जो भी ले लें, ये तो पूरा एक फूड चेन बनेगा, साइक्लिक नहीं है। टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर, तो क्या एक्वेटिक है, क्या डेजर्ट लिविंग है, पॉइकिलोथर्म, होमियोथर्म, ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पॉइकिलोथर्म्स, और ये वार्म ब्लडेड होमियोथर्म्स वार्म ब्लडेड होते हैं। ये इसमें फ्रॉग वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए ये तीसरा सही होगा। टेम्परेचर चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, वो कौन से हैं? पॉइकिलोथर्म्स, ठीक। तो होता क्या है कि ऐसे एनिमल्स जो वेरी करते हैं, इनके इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो विद इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। यूजुअली होता क्या है कि इनके मतलब अलग अलग वेरिएशंस देखने मिलते हैं, ठीक है। और यूट्रॉफिकेशन देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। यूट्रॉफिकेशन हमारा, इसको आप NCERT में पढ़े हुए क्लास 12th में। तो यूट्रॉफिकेशन में देखें तो बोल रहा है कि हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, पहला ही सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप रीड कर सकते हो कि कैसे लो प्रोडक्शन है टेरेस्ट्रियल में होने से रहा, स्टेबल प्रोडक्शन इन द टेरेस्ट्रियल होने से रहा, लो प्रोडक्शन नॉट एट ऑल। यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है हाई प्रोडक्शन एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ये एक धीरे धीरे बढ़ने का मतलब एक वो है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, किस किस चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स का, और जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, दूसरे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इन द एजिंग एक्वाटिक इकोसिस्टम, जैसे कि लेक। क्लास 12th पढ़े हुए आप NCERT। आगे देख लेते हैं। नेचुरल साइकिल दैट सर्कुलेट्स एलिमेंट्स बिटवीन अर्थ एंड एनवायरनमेंट, उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन साइकिल है, बायोलॉजिकल है, या फिर बायोजियो केमिकल है, या फिर केमिकल है। तो ये तो पहले से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। नेचुरल साइकिल बोला है, बायोजियोकेमिकल। अच्छा, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो एक सर्कुलर पाथ है जो कि ब्रिंग अबाउट द केमिकल एलिमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अर्थ बैक टू द इन्वायरमेंट। तो रिसाइकलिंग जो होती है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो हेल्प करता है कि मेंटेन करे न्यूट्रिएंट्स को जो अभी अवेलेबल फॉर्म में है, ठीक, ताकि ऑर्गेनिज्म इनको ले सकें। विच प्लांट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द अंटार्कटिक इकोसिस्टम? क्या वो श्रब्स हैं, मॉसेस हैं, ग्रासेस हैं, लाइकेन्स हैं? ध्यान से देखोगे तो इसी में आंसर है कि ये कैसे हो जाएंगे। बोला है अंटार्कटिक, तो अगर आप मैप देखे हो तो ये रीजन होता है अंटार्कटिक का, तो बहुत ठंडा वाला एरिया की बात हो रही है। तो टुंड्रा रीजन जैसे कि अंटार्कटिक वगैरह जो है, वहाँ पे ट्री ग्रोथ जो हिंडर्ड होता है लो टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो मॉसेस, सेजेस, लाइकेन्स, इन सब तरीके के वेजिटेशन जो है अंटार्कटिका के, ये मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं लाइकेन के, ठीक है। लाइकेन्स जो है वेल नोन है, एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का, पर्टिकुलरली PYQ है सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, ये एक इंडिकेटर होता है। मॉसेस क्या है? मॉसेस जो है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइकेन। अच्छा, मॉसेस क्या है? तो मॉसेस एक नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं वाटर या मिनरल्स विद इन, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, लेकिन वो स्पोर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इन अ वाटर बॉडी लार्ज एक्वाटिक स्विमर्स, ये क्या होते हैं? तो स्विमर्स जो हैं वो हैं क्या? वो ये है नेक्टिन,
अच्छा, नेक्टोनिक एनिमल्स जो है स्विमर्स होते हैं, ये सभी एक्वाटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट जो बहुत फास्टेस्ट मूविंग रिवर्स होते हैं वहाँ पे नहीं मिलते हैं, बहुत तेज़ अगर हैं तो नहीं मिलेंगे। तो अपने करंट को ओवरकम करने के लिए ऐसे एनिमल्स रिलेटिवली थोड़े से लार्ज होते हैं, इनके जो बॉडी साइज़ है थोड़े से पावरफुल होते हैं, और इनकी जो मतलब काम ये स्विमिंग वगैरह में हेल्प मिलते हैं। और जो वाटर सरफेस है लेक का या पॉन्ड का, वो कंटेन करता है कुछ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि वोल्फिया है, लेमना है, अजोला है और पिस्टिया है, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं कि साइंस विच लिंक्स हेरिडिटी विद द एनवायरनमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? तो ये हो जाता है, जेनेटिक्स तो होने से रहा, इकोलॉजी भी नहीं होगा, इको फिजियोलॉजी भी नहीं होगा, जीन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो साइंस जो लिंक करता है हेरिडिटी को एनवायरनमेंट से वो है जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ द जीन्स और जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट के साथ। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि इनहेरिटेंस हो सके पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी सोर्स फॉर द ओमनीओर्स, वो क्या है? तो ध्यान से देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर, कार्नियोर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर कार्नियोर्स एंड डिकम्पोजर्स। पूछा है एनर्जी सोर्स ओमनीओर्स के लिए क्या है? वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर और कार्नियोर्स। तीसरा वाला सही हो जाएगा। एनर्जी सोर्स का जो ओमनीओर्स है उनका प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और कार्नियोर्स भी है। वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो कि ओमनीओर्स में क्लासिफाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि असर्शन और रीजन का। बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर सपोर्ट्स लाइफ बाय मीन्स ऑफ साइक्लिक यूज ऑफ सेम मटेरियल्स। बोला है बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर सपोर्ट लाइफ बाय मीन्स ऑफ साइक्लिक यूज ऑफ सेम मटेरियल, सही है। फिर है कि हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स अवेलेबल होते सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये इनकी वजह से पॉसिबल है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। यस, आंसर ए आ जाएगा। अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या है? ध्यान से देखेंगे तो अरेंज करने बोला है, तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो है देखते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी बोला है तो यहाँ से बढ़ेंगे, सबसे लो देख लेते हैं, बोला है इंक्रीजिंग तो हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, तो इसमें सबसे लो ढूंढो। एक हम इस क्वेश्चन को ना कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें ध्यान से देखते ही मिलेगा डेजर्ट, सबसे पहले 3 लिख दो डेजर्ट, और सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इस यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 3 4, तो बी वाला सही हो जाएगा। लो टू हाई चलेंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, इसलिए ये। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा डेजर्ट, और उसके बाद ग्रासलैंड आएगा, ग्रासलैंड, और फिर उसके बाद आएगा ओशन, फिर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे याद कर सको तो GOT आ रहा है, डी गॉट करके याद कर सकते हो, 3-4 बार रीड करो याद हो जाएगा। बाकी चार्ट वगैरह 3-4 बार देख लेना, गूगल से मिल जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हो। पर्टिकुलरली अगर हम इंक्रीजिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, 4-5 चीज़ें और होंगी जिनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट में। इन अ कम्युनिटी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इन अ कम्युनिटी इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल चेन्स कैरिंग फूड एनर्जी ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, क्या बोलेंगे उसको? उसे फूड चेन बोलेंगे, फूड वेब, फूड एनर्जी या यूट्रॉफिकेशन। ध्यान से देखेंगे तो आंसर आएगा फूड वेब। तो कोई भी कम्युनिटी है जब इंटरकनेक्टेड है सेवरल चेन से, तो लिविंग उनके पास जो कैरिंग फूड एनर्जी है सभी लिविंग बींग्स के लिए। जैसे कि एक फूड वेब क्या है? नेचुरल इंटरकनेक्शन है फूड चेन का, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है व्हाट ईट्स व्हाट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसे कि फूड वेब जो है वो इंटायर कम्युनिटी स्टैब्लिश करता है, रिलेशनशिप सभी लिविंग बींग के अमंग में, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है किसी भी फूड वेब में ये एक यूनी डायरेक्शनल होता है, डिस्पाइट इट्स फ्लोज थ्रू मैनी पाथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर कभी किसी एग्जाम में लिख के आए ना कि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा अलग अलग बुक्स में कि कैसे वहाँ पे दिखाते हैं कि ये है ऐसे ऐसे फूड वेब ऐसे बनता है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि यूनिडायरेक्शनल नहीं है, तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्लो ऑफ एनर्जी इनका जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है, डिस्पाइट इट फ्लोज थ्रू मैनी पाथ्स। तो हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और भी क्वेश्चंस हैं, हम टोटल सीरीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सीरीज़ का पार्ट 2 था। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।